तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में जो आर्टिकल कवर किया गया था अभी 2-3 दिन पहले उसके बारे में, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे जो भारत के जितने भी स्टेट हैं उनके चीफ मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग की थी। तो उसके आर्टिकल की समरी क्या है पहले वो जान लेते हैं। पीएम मोदी मीट्स द सीएम हाईलाइट्स पीएम रिकॉर्ड्स टीम इंडिया effort during the COVID pandemic in meeting with CMs. The Team India spirit PM Modi remained Chief Minister of the unified effort seen during the COVID-19 pandemic. He emphasized that the current global energy crisis due to the Middle Eastern tension requires the same level of coordination between the center and states to ensure the country remains stable. Strategic oil reserves. The meeting confirmed that India currently holds 60 days of strategic petroleum reserve. The PM assured the nation that there is no immediate shortage, but readiness is the priority. Appeal against a panic measure highlight was the appeal to citizens to avoid panic buying. The PM noted that the during COVID discipline saved lives. Now discipline in fuel and resource consumption will save the economy. देखो, ये उन्होंने एक मीटिंग की है अभी थोड़े दिनों पहले। उनका कहना है कि जिस तरीके से हमने कोविड-19 में जिस तरीके से रूल्स को फॉलो किया, सब ने एक मिलकर टीम में काम किया था, उसकी वो अभी आशा करते हैं, क्योंकि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में वॉर चालू है, एनर्जी क्राइसिस जो पूरी दुनिया में अभी मंडराने वाला जो खतरा है वो सबसे बड़ा वो है। तो वो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को बता रहे हैं कि आप लोगों को समझाइए, वहाँ पे लॉ मेंटेन कीजिए, उनको करने के लिए कहिए, अपील कीजिए उनसे। और उन्होंने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व के बारे में भी कहा है कि अभी हमारे पास 60 दिनों का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर लोगों को ये अपील कीजिए कि आप पैनिक में आगे बाइंग या परचेस ऑयल का करना बंद कीजिए। जो पेट्रोल स्टेशन पे, गैस स्टेशन पे जो लाइनें लग रही है, तो उसके बारे में उनका कहना है कि वो पैनिक में आके ऐसा ना करें। ये उन्होंने उस मीटिंग का ये मुख्य उद्देश्य था। अभी ये उद्देश्य अभी अचानक क्या हुआ, देखो पहले थोड़े दिनों पहले योगी जी का स्टेटमेंट आया था, और भी मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट आया था। तो उन्होंने कहा है, जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा था कि हमने अभी अगर आप ऐसे पैनिक में ऑयल परचेस करते रहेंगे तो हम पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर देंगे, गैस स्टेशन बंद कर देंगे। योगी जी ने कहा था, खुद अमित शाह जी ने कहा था कि किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सभी साधन सभी मात्रा में है, हम किसी के साथ कुछ भी ऐसा बुरा होने नहीं देंगे। अभी ये सब कुछ कहने के बाद हमारे पास 60 डेज का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होने के बाद भी फिर भी उन्होंने ये मीटिंग ली है, और ये मीटिंग में उन्होंने ये सब कुछ कहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि वो आने वाले दिनों के लिए गुहार कर रहे हो, लोगों को समझाने के लिए बात कर रहे हो, ये भी हो सकता है। पर इसका एक जो कारण है ना, तो वो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद लोगों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहते हो, दूसरी चीज़ों से हटाकर यहाँ पे लाना चाहते हो। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने जब से बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने जिस तरीके से फैसले लिए हैं ना, जैसे आर्टिकल 370 हुआ है, राम मंदिर का हुआ है, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि सरकार आने वाले दिनों में क्या कर रही है, उनका प्लान क्या है। तो मेरे बहुत लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये जो किया है उन्होंने, तो ये लोगों का ध्यान खींचने के लिए। पर ये लोगों को ध्यान यहाँ पे खींचने के लिए क्यों ज़रूरत है, तो आगे देखो। ये यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे जो है ना, इन लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही है। एनएसए है, डिफेंस मिनिस्टर की है, जो आर्मी चीफ जनरल है, एयर चीफ ऑफ इंडिया है, तो इनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही है ना, तो ये सबको बता रहे हैं। देखो, एनएसए अजीत डोभाल जी है, जिन्होंने एक अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिक्योरिटी के पर्पज़ से एक मीटिंग ली थी, जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और आर्मी के जनरल, एयर मार्शल सब कुछ वहाँ पे मतलब मौजूद थे। जो भी बड़े बड़े जितने ओहदे के लोग थे वहाँ पे वो मौजूद थे। और उसका जो उन्होंने उस मीटिंग का पर्पस बताया था, हम सिक्योरिटी रीजंस के लिए ले रहे हैं। पर सिक्योरिटी किस चीज़ की, उन्होंने पूरा डिटेलिंग जो देते थे, जो ब्रीफ करते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर हमारे राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने भी जो ऑफिसर्स थे उनके साथ मीटिंग ली है थोड़े दिनों पहले, है ना। मतलब देखो, उसके बाद जो है ना, जब ये मीटिंग का सिलसिला चालू हुआ ना, उसके बाद जो है ना, सोशल मीडिया पर मतलब एक रील्स की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। उन्होंने वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल हुए या एयर मार्शल हुए, तो आर्मी चीफ जनरल जो है उपेंद्र द्विवेदी,
उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके प्रार्थना की। एयर चीफ जो है तो उन्होंने सचखंड श्री हरमान मंदिर साहिब उन यहाँ पे जाके प्रार्थना की। तो अभी ऐसा सब कुछ लोग बता रहे हैं, मतलब रील्स की बाढ़ ऐसी आ गई है कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है। तो मतलब क्या होने वाला है, पहले वो जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो नक्शा है ना, ये एशिया का नक्शा है। यहाँ पे मैंने रेड्स का में जो लाइंस बना के रखी है, मैं आपको समझाता हूँ एक स्टेप बाय स्टेप। ये इंडिया का नक्शा है। इंडिया अभी जो ऑपरेशन कर सकता है तो वो क्या क्या कर सकता है। एक तो हम देखिए न्यू दिल्ली के ऊपर जो है ना, जो पीओके की जो लाइन बनाई गई है ना, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ना, वो पहले से बहुत सालों से ये भारतवासी जो है, भारत के लोग हैं, वो चाहते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारे यहाँ पे फिर से वापस आ जाए। जो हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, वो फिर से भारत उसको ले ले, पहली बात। दूसरी बात वहाँ पे कही है, जब तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे तो तब से मतलब जिस तरीके से बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस ख़राब हुए हैं, तो उन्होंने मतलब हमें हमारे दिमाग में और एक बात डाल दी कि भाई हमें अगर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बचाना होगा, 9 सिस्टर्स को बचाना होगा, तो हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है बांग्लादेश को लगकर, तो वो भी हमको लेना पड़ेगा। तो वो लेने के बाद हम हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 9 सिस्टर्स है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम चिकन नेक तोड़ देंगे। अगर आपको शायद वो बात याद होंगी, उनके जो स्टेटमेंट आए थे कि हम चिकन नेक को तोड़ देंगे, हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे, तो वो बात हमारे एक दिमाग में उन्होंने उस वक्त उन्होंने डाल दी थी। तीसरा है अक्साई चीन, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अरुणाचल प्रदेश की ओर से अगर देखा जाए ना, तो अक्साई चीन चाइना की जो है ना, वहाँ पे जो फाइटर जेट्स है ना, उसकी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने जितने वो हर बार वहाँ पे रखते थे उससे कई ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे अभी एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट हो गई है। तो ये एक बात है। अभी ये 3 चीज़ें हैं, भारत इन 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस हम अगर करेंगे तो वो POK में हो सकता है। थोड़े दिनों पहले हमने बांग्लादेश की तरफ बहुत सारा डीजल का एक जो शिप था वो भेजा था उनकी मदद करने के लिए। जब से वहाँ पे रिजीम मतलब जो मोहम्मद यूनुस की सरकार गिर गई और दूसरे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए, तब से हमारे रिलेशन जो है अभी नॉर्मल हो चुके हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, तो एक नेपाल भी हो सकता है। नेपाल में भी आए दिन मतलब नेपाल जो है वो अभी चाइना के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा जाता है, ज़्यादातर जा रहा है। तो एक वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि नेपाल में भी हम नेपाल को भी इन्वेट कर सकते हैं। इन्वेट ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बाउंड्रीज थी, ये जो जगह थी, ये पहले भारत की ही थी और अभी भारत इसको वापस लेना चाहता है। अगर भारत ने यहाँ से अपनी जगह वापस नहीं ली ना, तो ये आगे चल के भारत के लिए बहुत ज़्यादा संकट पैदा कर सकती है और अभी भी करती है। POK में जो टेररिस्ट जम्मू और कश्मीर में आते हैं वो वहाँ से आते हैं। नेपाल से अगर आपको पता है तो ड्रग्स का सप्लाई जो होता है या फिर टेररिस्ट का सप्लाई वो वहाँ से होता है। बांग्लादेश की ओर से देखा जाए तो जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं वो वहाँ से होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये हर तरीके से हमारे यहाँ मतलब हमको कमज़ोर बनाने के लिए वहाँ से होती है। और चाइना में जो अक्साई चीन है, वो जो चाइना ने हमारी ज़मीन ले ली है, तो उसका भी एक मतलब आगे जो हर दिन मतलब वहाँ से चाइना इन्वेट करने की कोशिश करता है, जैसे डोकलाम में हुआ था या और बाकी रीजन्स में। तो धीरे धीरे करके ये जो है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो अभी हमें ज़्यादातर फोकस करना होगा। एक तो भारत सरकार POK पर फोकस करेंगी, जिस तरीके से POK की हालत है, पाकिस्तान की हालत है उस वजह से। और दूसरी बात क्या है ना, पाकिस्तान जो है ना वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी एक वॉर में उलझा हुआ है। तो पाकिस्तान की इतनी मतलब देखो, वो अफगानिस्तान के साथ तो जीत नहीं सकता। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कवर कर दिया है कि पाकिस्तान जो है उन्होंने अफगानिस्तान के साथ युद्ध इसलिए शुरू कर दिया है कि जहाँ अमेरिका या सऊदी अरेबिया उनसे ना कहे, मतलब अमेरिका इनको ना कहे कि ईरान पर जाके हमला कीजिए, या सऊदी अरेबिया ना कहे कि आप अपनी मिलिट्री जो है, जो हमारा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, तो आप अपनी मिलिट्री वहाँ पे भेजिए। तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि हम हमारे युद्ध में उलझे हुए हैं। इन्होंने इसलिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ पे एक वॉर चालू कर दिया। तो ये हमको सबसे बड़ा बेनिफिट है।
दूसरी बात, जिस तरीके से हर बार अमेरिका आता है, देखो आगे देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है। जिस तरीके से अमेरिका हर बार पाकिस्तान को बचाने के लिए आता है, इस बार अमेरिका आ नहीं सकता क्योंकि वो खुद ईरान में उलझा हुआ है। हाँ, दूसरी बात, चाइना भी नहीं आ सकता। चाइना इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चाइना को पता है कि आज अगर इंडिया पाकिस्तान पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर ले सकता है, तो कल यही बात चाइना जो है वो ताइवान के लिए करेगा, और चाइना के लिए ताइवान ज़रूरी है, पीओके नहीं। पाकिस्तान से क्या है लेना देना है? पाकिस्तान तो उसने एक इसलिए उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा था क्योंकि वो भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को मतलब गुंताने के लिए एक बहुत अच्छा साथीदार बन सकता था वो, इसलिए वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता था। पर उससे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को है ताइवान में। अगर चाइना अगर कह भी देना तो चाइना इस चीज़ को सिर्फ कंडेम कर सकता है, जैसे उसने वेनेजुला के वक्त किया था, अभी ईरान के ऊपर किया था। चाइना यहाँ पे भारत की ओर, चाइना इतना सक्षम नहीं कह सकते। चाइना अगर उस पर हमला हुआ तो चाइना उसको रिटेलिएट करेगा, ऐसी बात नहीं है। चाइना युद्ध भी भारत के साथ कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर वो दूसरों के युद्ध में नहीं जाके गिरेगा। उसको पता है कि युद्ध से इकोनॉमी को जो खतरा हो सकता है, जो लॉस होता है, वो इसलिए उसको सुपर पावर बनना है, तो वो इसलिए ये जो तरीका है वो यूज़ नहीं करेगा। वो ये फैसला नहीं लेगा कि हम अगर पाकिस्तान की तरफ भारत ने अटैक कर दिया तो हम जाके पाकिस्तान के ऊपर इंडिया के ऊपर हमला कर दे। वो अमेरिका के जैसा नहीं है, वो पहले खुद के बारे में सोचता है और फिर हम जो उसकी इकोनॉमी है उसको पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है हर जगह से। वो डेफिनेटली ताइवान को लेने की फिराक में है अभी। तो वो एक तरीके से ये समझ लेने के लिए कोई हर्ज नहीं होगा कि चाइना ऐसा कहेगा कि आप पाकिस्तान के ओर जा सकते हैं, हम आपको तब हम आपके बीच में नहीं आएंगे। जब चाइना ताइवान की तरफ जाएगा तब ताइवान इंडिया ने चाइना के लिए बीच में नहीं आना, ये हो सकता है। तो इस तरीके से है ना, ये पूरा जो ऑर्डर पूरी दुनिया में जो है ना अभी ये सब कुछ चालू है। रशिया तो ऑलरेडी यूक्रेन में अटका हुआ है। अभी ये सब लोग है ना जो कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो अमेरिका जो है, अमेरिका क्यूबा की ओर देख रहा है। अमेरिका मेक्सिको तो ले नहीं सकता, कनाडा को उसने क्लेम किया था, नहीं बोल सकता। ग्रीनलैंड को उसने कहा था यूरोपियन कंट्रीज नहीं लेने देंगी। अभी अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका जो है ना, अमेरिका क्यूबा की ओर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। आज ही की लेटेस्ट न्यूज़ है, रशिया का जो एक ऑयल टैंकर है वो वहाँ के लोगों की मदद के लिए गया है, जो बहुत सारे दिनों से वो परेशान है वहाँ पे, जो एनर्जी क्राइसिस चालू है उसके लिए। और ये सब कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शन किसने डाली थी? वो थी अमेरिका ने। तो ये जो दुनिया में हो रहा है ना, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हर किसी को पावरफुल बनना है। और अमेरिका को जो है ना, अमेरिका को जिस तरीके से हम कमज़ोर बनाता दिखाई दे रहा है, दुनिया कमज़ोर बना रहे हैं, दुनिया को दिखाई दे रहा है कि अमेरिका कमज़ोर बना रहा है, तो ये सबसे बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। और धीरे धीरे करके अमेरिका जो है, अमेरिका अभी डी डॉलराइजेशन के ऊपर भी दुनिया बढ़ती जा रही है। अमेरिका को इससे बहुत नुकसान होगा। अमेरिका जो है ना क्या कहते हो, वो अपना जो सुपर पावर की इमेज है ना वो खोता जाएगा। चाइना आगे बढ़ता है, रशिया भी पीछे है पर है। और इसमें जो तीसरा मेंबर आ रहा है ना, तो वो इजराइल आएगा सुपर पावर की रेस में। ये मेरा कयास है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इजराइल जो है, इसके और बात हम अपने अगली वीडियो में करेंगे, पर अभी ये दुनिया की सिचुएशन ऐसी है। तो इस वजह से अभी सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग चालू है, तो इस पर ये हो सकता है। और आने वाले अभी थोड़े दिनों में, 8-10 दिनों में, 15 दिनों में, महीना भर में, 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि इंडिया आगे चल के कार्रवाई क्या करने वाला है। आगे देखो, तो ये देखो, ये जो है ना क्या कहते हैं उसको, घोषणा पत्र रहता है ना जो पॉलिटिकल पार्टीज देती है, तो ये बीजेपी का घोषणा पत्र है, जिसमें से 4 बातें मैंने लिखी है जो आइडियोलॉजिकल प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे। वैसे बहुत सारी बातें हैं, पर प्रमुख ये बातें जो आज के टॉपिक के ऊपर जो है ना वो रिलेट कर सकते हैं, तो वो प्रमुख ये बातें। तो इन बातों में उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, जो हो गया।
आर्टिकल लाएंगे जो 370 हो गया। अभी एक यूसीसी बाकी है, वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी बाकी है। इलेक्शन तो अभी है नहीं, जो राज्यों में चालू होगा, वेस्ट बंगाल में इधर उधर, पर वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी अभी तो हो नहीं सकती। अभी यूसीसी है, जिस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि यूसीसी का भी कानून आ सकता है। सारी लोग जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर या वॉर के ऊपर बना सोच रहे हैं। पर जिस तरीके से मीटिंग चालू है ना आर्मी के लोगों के साथ या ऑफिसर्स के साथ, कि जो आर्मी चीफ ऑफिसर है उनको बताया जा रहा है, जो इंटेलिजेंस काम कर रही है जिस तरीके से, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो यूसीसी भी लागू कर सकती है। ये सिर्फ ध्यान भटाने के लिए यहाँ पे मीटिंग वहाँ पे मीटिंग चालू है, वो ऐसा बोल रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस के लिए बोल रहे हैं, एक ये भी हो सकता है। तो मैं आज के वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया, देखो एक तो पीओके, अक्साई चीन का नंबर बहुत आखिरी में आएगा, वो अभी आ नहीं सकता है। पीओके या सिलीगुड़ी कॉरिडोर या यूसीसी, ये 3 चीज़ें हो सकती है। पर जिस तरीके से आर्मी चीफ मंदिर में जा रहे हैं, एयर मार्शल मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, तो शहीद दिनों के जो शहीद दिन था 23 मार्च को, उस दौरान भी कुछ ऐसे उन्होंने संकेत बताए थे। तो ज़्यादातर है ना, तो एक तो पीओके लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये मेरे हिसाब से ये जो 3-4 पॉइंट है ये हो गए, पर ज़्यादा 80% गारंटी है कि 80% तक मुझे लगता है कि पीओके लेने की कोशिश की जा रही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। और बस आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद।